नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना में बीजेपी सांसद ईडरा राजेंद्रा ने आज कहा है कि हमने राज्यपाल से मुलाकात की और तेलंगाना में 6 से 7 मंदिर पर हुए हमलों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हमें सरकार द्वारा की गई कार्रवाई या हमलों के पीछे की मंशा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा हमने राज्यपाल से आदेश देने को कहा है कि यदि राज्य सक्षम नहीं है तो मैं राज्यपाल से आग्रह करता हूँ कि वो NIA को जाँच अपने हाथ में लेने का आदेश दें। से आज मिलके 6-7 टेम्पल के ऊपर जो हमला किया था, अभी तक क्या किया, किसको अरेस्ट किया, व्हाट इज द इंटेंशन अभी तक नहीं बताया था। इसके ऊपर आज गवर्नर को मिलके उस इंक्वायरी कराओ। अगर ये गवर्नमेंट विफल हुआ तो NIA को हैंड ओवर करके समग्र रूप से इंक्वायरी करके उसके ऊपर एक्शन लेना बोल के हम बोल के आए। पुलिस का कहना है कि उनको प्रोवोक किया गया था। पहले प्रोवोक हमने नहीं किया था, मैं था वहाँ पे। प्रोवोक मफ्ती में जो पुलिस है वही लोग पत्थर फेंक के हमको हमारा ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की गोशा महल में पुलिस शहीद स्मारक पर आयोजित पुलिस ध्वज दिवस परेड में भाग लिया, जहां उन्होंने कर्तव्य के दौरान अपने जीवन का बलिदान देने वाले बहादुर पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। ये कार्यक्रम शहीदों और पूरे तेलंगाना में कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी अमूल्य सेवा का सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया था। परेड के दौरान रेवंत रेड्डी ने शहीद नायकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और पुलिस बल के समर्पण की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस बलिदान और सेवा का प्रतीक है, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और समाज की सहायता के लिए हमेशा सबसे आगे रहती है। सीएम ने कोविड-19 महामारी जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया, जिससे लोगों की सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई। ये समारोह व्यापक पुलिस स्मृति दिवस गतिविधियों का हिस्सा है, जो नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के प्रयासों में पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देता है। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य की चल रही पहलों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें CCTV कैमरों के व्यापक स्थापना भी शामिल है, जिससे पूरे तेलंगाना में प्रभावी पुलिसिंग प्रयासों को आगे बढ़ाया है। आज से शुरू होने वाले ग्रुप 1 मुख्य परीक्षा के साथ पुलिस ने BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव सहित कई BRS नेताओं को अनौपचारिक घर में नजरबंद कर दिया। उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया गया है। उन्हें अपने घरों के अंदर जाने की सलाह दी गई और बाहरी लोगों को इन BRS नेताओं से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बंजारा हिल्स में BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KTR के नंदीनगर आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। ये पूरा इलाका सैकड़ों पुलिस कर्मियों और पुलिस की गाड़ियों की कड़ी निगरानी में है। इसी तरह BRS नेता RS परमीर कुमार और दुबक्का विधायक कोटा प्रभाकर रेड्डी के आवास पर भी पुलिस तैनात की गई है। उन्हें बाहर जाने से रोका गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरिराज सिंह को आज एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया, जब उन्होंने सिकंदराबाद के मंदिर जाने की योजना बनाई थी। राजा सिंह ने घोषणा की थी कि वो सोमवार दोपहर 12 बजे मंदिर जाएंगे। उनकी यात्रा की वजह से मंदिर के आसपास भीड़ जमा होने की आशंका के चलते पुलिस ने राजा सिंह को सिकंदराबाद जाने से रोक दिया। पुलिस ने विधायक के घर के पास की सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी, ताकि किसी भी प्रकार की रैली या उसके समर्थकों के आसपास इकट्ठा होने के प्रयासों को रोका जा सके। राजा सिंह की योजनाओं के आलोक में टास्क फोर्स के जवानों सहित पुलिस को मंगलहाट में तैनात किया गया था। 14 अक्टूबर की घटना के बाद से पुलिस ने संभावित कानून व्यवस्था के मुद्दे का हवाला देते हुए राजा सिंह को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी है। TPCC अध्यक्ष B महेश कुमार गौड़ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना की, जिसने आज TGPSC ग्रुप 1 मुख्य परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत के ये कहने के बाद कि वो TGPSC को परीक्षा आयोजित करने से नहीं रोक सकता। मीडिया को दिए एक बयान में उन्होंने भाजपा और BRS पर समूह 1 के मुख्य उम्मीदवारों को अपने राजनीतिक खेल में मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने नौकरी के इच्छुक लोगों से आग्रह किया है कि वो 13 साल बाद आइए इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने कैरियर में नई ऊंचाइयों को छुएं। ये दावा करते हुए कि GO 29 से ग्रुप 1 के मुख्य उम्मीदवारों को कोई नुकसान नहीं होगा, जिसके खिलाफ कुछ उम्मीदवारों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया था। आदेश को रद्द करने और GO 55 को फिर से बहाल करने की मांग की थी, जो 2022 में जारी किया गया था।
BIS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने आज राज्य की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर तेलंगाना सरकार पर कटाक्ष किया। हाइड्रा द्वारा अवैध संरचनाओं के चल रहे डिमोलिशन का जिक्र करते हुए KTR ने कहा, जब आप बुलडोजर राज का अनुकरण करते हैं तो परिणाम बुलडोजर अर्थव्यवस्था होंगे। उन्होंने तेलंगाना की अर्थव्यवस्था पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार राज्य में GST संग्रह 1% से कम हुआ है। एक्स पर एक पोस्ट में तेलंगाना के पूर्व IT मंत्री ने कहा, पहली बार तेलंगाना का GST संग्रह 1% से भी कम हो गया है। साल दर साल तेलंगाना ने GST संग्रह में हमेशा कम से कम 15% की बढ़ोतरी दिखाई है। KTR ने आगे सरकार की आलोचना की और कहा कि तेलंगाना अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि GST संग्रह के मामले में तेलंगाना सबसे निचले पायदान पर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर कटाक्ष करते हुए KTR ने कहा, अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए विशेष प्रतिभा की जरूरत होती है। मुझे उम्मीद है कि CM के पास इसका जवाब होगा। हाइड्रा के आयुक्त AV रंगनाथ ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि हाइड्रा उन संरचनाओं को डिमोलिश नहीं करेगा जो अनुमति के साथ बनाई गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने अपने निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आयुक्त ने कहा है कि अभियान चल रहा है कि हाइड्रा तालाबों के पास स्वीकृत निर्माण को तोड़ेगा। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और कहा है कि इस अभियान में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पहले ही स्वीकृत संरचनाओं को डिमोलिश करने के लिए स्पष्ट कर दिया है। रंगनाथ ने स्पष्ट किया है कि हाइड्रा मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करेगा। हालांकि सरकार ने मूसी नदी के जलग्रह क्षेत्र के साथ साथ राज्य के तालाबों और नहरों पर अतिक्रमण करने वालों पर नकेल कसने का फैसला किया है। साथ ही ये अभियान भी चल रहा है कि हाइड्रा की वजह से और भी लोगों को अपना घर खोना पड़ सकता है और इससे लोगों में दहशत फैल गई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विपक्षी दलों के इन आरोपों से इनकार किया है। एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने वाली एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद बीती रात हैदराबाद के पुराने शहर के रैन बाजार इलाके में तनाव फैल गया। भड़काऊ पोस्ट के विरोध में और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए युवाओं का एक बड़ा समूह रैन बाजार पुलिस स्टेशन में इकट्ठा हुआ। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध तब शुरू हुआ जब एक विशेष समुदाय के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे आक्रोश फैल गया। स्थानीय युवा पुलिस स्टेशन में इकट्ठा हुए, एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया गया। जवाब में पुलिस ने क्षेत्र में गश्त तेज कर दिया और आगे की स्थिति को रोकने के लिए सार्वजनिक आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जनता को आश्वासन दिया कि स्थिति नियंत्रण में है और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस घटना ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे अधिकारियों को ऑनलाइन गतिविधि की बारीकी से निगरानी करने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया है कि उत्तेजक सामग्री फैलाने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए। बाजूपल्ली में एक निजी कॉलेज के हॉस्टल में रविवार शाम एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक पीड़ित एक युवा लड़की को गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में छत से लटका हुआ पाया गया। हॉस्टल के कर्मचारियों द्वारा शव देखे जाने के बाद अधिकारी सतर्क हो गए और पुलिस को तुरंत घटनास्थल पर भेज दिया गया। मौत का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है और पुलिस जाँच कर रही है कि क्या ये आत्महत्या का मामला था या इसमें कोई साजिश शामिल है। मौत का कारण निर्धारित करने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि अधिकारी आगे की जानकारी के लिए साथी हॉस्टल निवासियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं। मरने वाले के परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया गया है और इस घटना के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए जांच चल रही है। इस घटना ने कॉलेज समुदाय को सदमे में डाल दिया है और अधिकारी छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं कि यदि वो किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो उनके लिए वो पूरा समर्थन करने को तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री प्रियंका खरगे ने निशाना साधते हुए कहा है कि यत्नाल जी का बयान सही साबित हुआ है कि राज्य सरकार को गिराने के लिए 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जा रहे हैं। बीजेपी 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रही है और कुमारस्वामी 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। परसों जेडीएस के एक पदाधिकारी ने क्या आरोप लगाया था कि उनसे 50 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। उन्होंने कहा है कि क्या कुमारस्वामी पर रंगदारी के आरोपों में FIR दर्ज की गई। स्टेटमेंट दिया है कुमारस्वामी नहीं, कुमारस्वामी तो यत्नाल जी का स्टेटमेंट सही निकला ना कि 1000 करोड़ जमा हो रहे हैं इस सरकार को गिराने के लिए। बीजेपी से 1000 करोड़ इकट्ठे हो रहे हैं, कुमारस्वामी जी 1000 करोड़ इकट्ठे कर रहे हैं। परसों ही उनका एक जेडीएस का एक ऑफिस बेरर
उन पर क्या एलिगेशन डाला कि हमको 50 करोड़ मांगे हैं। कुमार स्वामी जी को एफआईआर हुआ है कुमार स्वामी जी के खिलाफ कि हमको एक्सटॉर्शन करा रहे हैं करके। तो वो सारे पैसा सीएम बनने के लिए कलेक्ट कर रहे हैं क्या? तो वो ये बात उनसे पूछनी चाहिए आपको। So final question on potholes, sir. The increase. आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जनसंख्या को लेकर बड़ी बात कह दी है। एम.के. स्टालिन ने एक कार्यक्रम में कहा है कि नए शादीशुदा के लिए अब 16 बच्चे पैदा करने का समय आ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई में हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती बोर्ड की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम स्टालिन ने यह बयान दिया। दरअसल सीएम एम.के. स्टालिन एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहाँ 31 जोड़ों का नया विवाह हुआ था। इस दौरान उन्होंने कहा है कि शायद अब समय आ गया है कि जोड़े 16 तरह की संपत्तियों के बजाय 16 बच्चे पैदा करें। एम.के. स्टालिन ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि पहले बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों को 16 तरह की संपत्तियां प्रदान करने का आशीर्वाद देते थे। शायद अब समय आ गया है कि 16 तरह की संपत्ति के बजाय 16 बच्चे पैदा किए जाएं। उन्होंने आगे कहा है कि अब बड़े बूढ़े कहते थे कि तुम 16 संतानें प्राप्त करो और समृद्ध जीवन जियो, तो इसका मतलब 16 संतानें नहीं बल्कि 16 प्रकार की संपत्ति थी, जिसका उल्लेख लेखक विश्वनाथ ने अपनी पुस्तक में गाय, घर, पत्नी, संतान, शिक्षा, जिज्ञासा, ज्ञान, अनुशासन, भूमि, जल, आयु, वाहन, सोना, संपत्ति, फसल और प्रशंसा के रूप में किया है। लेकिन अब कोई भी आपको 16 प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद नहीं दे रहा है, बल्कि केवल पर्याप्त संतान होने और समृद्ध जीवन जीने का आशीर्वाद दे रहा है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।